प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफ्रीकी देशों की अंतिम यात्रा के चरण में पहुंचे दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में 10वें ब्रिक्स सम्मेलन को करेंगे संबोधित। दक्षिण अफ्रीका, चीन और रूस के राष्ट्रपति से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। 19वां कारगिल विजय दिवस आज कृतज्ञ राष्ट्र वीर सपूतों को कर रहा है याद। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने शहीदों को किया नमन। अवैध खनन पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का बड़ा फैसला। गोंडा में अवैध खनन करने वालों पर 212 करोड़ का जुर्माना। पाकिस्तान आम चुनाव में तहरीक इंसाफ बनी सबसे बड़ी पार्टी। देश की अगली कमान हो सकती है इमरान खान के हाथों में। नमस्कार, मैं हूं अर्चना ब्रजेश और अब समाचार विस्तार से। अफ्रीकी देश रवांडा युगांडा के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय दक्षिण अफ्रीका में हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। इसके अलावा पीएम जोहान्सबर्ग में 10वें ब्रिक्स सम्मेलन को संबोधित करेंगे। साथ ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा में आखिरी पड़ाव है दक्षिण अफ्रीका। वे वहां 10वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। वार्ता के दौरान रक्षा, व्यापार, संस्कृति, कृषि और डेयरी क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। इसके अलावा वे जोहान्सबर्ग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भी द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। इन 2 years ये दूसरी बार आ रहे हैं, सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आप देख सकते हैं कि भारत एंड साउथ अफ्रीका की रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांग है। 2018 इज द सिल्वर जुबली, 25वीं सालगिरह है ऑफ इंडिया साउथ अफ्रीका बायलैटरल रिलेशंस। एंड इम्पोर्टेंटली ऑल्सो मडीबा की 100th बर्थ एनिवर्सरी है। एंड फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो महात्मा गांधीज 150th बर्थ एनिवर्सरी विल किक ऑफ फ्रॉम 2 October 2018। तो आप मानेंगे कि इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स तो हम लोग जरूर लेंगे। चीन दक्षिण अफ्रीका के साथ द्विपक्षीय मुलाकातों के अलावा प्रधानमंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। समावेशी विकास, वैश्विक शासन, स्वास्थ्य और टीकाकरण, शांति प्रयासों और सतत विकास पर मुख्य रूप से चर्चा की जाएगी। गौरतलब है कि ब्रिक्स 5 देशों का संगठन है, जिसमें ब्राजील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। India attaches a lot of importance to BRICS and as we all agree, focus BRICS का economic ही है and we look upon it as a very valuable platform for collaboration, consultation, coordination on regional and international issues. ब्रिक्स देशों के पास दुनिया की जीडीपी का 30% हिस्सा है। इतना ही नहीं, दुनिया का 18% व्यापार भी इन्हीं देशों में होता है और दुनिया की 50% आबादी भी ब्रिक्स देशों में ही बसती है। आज कारगिल विजय दिवस है। कारगिल के शहीदों को कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा है नमन। आज ही के दिन पहले भारत ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को धूल चढ़ाई थी, इसीलिए 26 जुलाई हर साल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। करीब 2 महीने तक चला कारगिल युद्ध 26 जुलाई 1999 को समाप्त हुआ था। उसी जीत को हर साल जश्न के रूप में मनाया जाता है। हर साल जम्मू कश्मीर में द्रास युद्ध स्मारक पर इसका जश्न मनाया जाता है। आज भी यहां शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर उत्तरी कमान के जीओसी रणवीर सिंह ने कहा कि भारतीय सेना सीमा पर पैदा हुए किसी भी चुनौती से निपटने में सक्षम है। Indian Army is prepared for any contingency, any kind of movement, any kind of misadventure which our adversary tries to undertake. They will be given a befitting reply as always. So be very, very sure that the Army is fully trained, we are equipped, motivated and always prepared to take on any contingency. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को नमन किया। ट्वीट कर राष्ट्रपति ने कहा कि कारगिल दिवस पर प्रत्येक भारतीय हमारी सशक्त सेनाओं के प्रयासों और पराक्रम की सराहना करता है। सभी देशवासी कारगिल के शहीदों के परम बलिदान को नमन करते हैं। हम उनके परिवारजनों के प्रति सदैव ऋणी रहेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कारगिल युद्ध के साहस को नमन किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि कारगिल विजय दिवस पर कृतज्ञ राष्ट्र ऑपरेशन विजय के दौरान देश की सेवा करने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। हमारे बहादुर सैनिकों ने भारत की सुरक्षा को सुनिश्चित किया और शांति के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। ऑपरेशन विजय के दौरान अटल जी के उत्कृष्ट राजनीतिक नेतृत्व को भारत हमेशा गर्व के साथ याद रखेगा। उन्होंने आगे बढ़कर नेतृत्व किया, हमारे सशस्त्र बलों का समर्थन किया और विश्व पटल पर भारत के रुख को स्पष्ट रूप से रखा। लखनऊ में भी आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने कारगिल शहीदों को याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कारगिल विजय पार्क में आयोजित कार्यक्रम में शहीदों को याद किया गया और उनकी विजय गाथा को आम जन के सामने रखा गया। मुख्यमंत्री ने शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, मंत्री सुरेश खन्ना, डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी, गोपाल जी टंडन समेत कई और मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तेज बारिश के बीच आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने लखनऊ के कारगिल शहीद कैप्टन मनोज पांडेय के पिता को सम्मानित भी किया। 19वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर कृतज्ञ राष्ट्र आज वीर सपूतों को सलाम कर रहा है। इसी दिन सेना ने हिमालय की चोटी कारगिल से पाकिस्तानी सेना को खदेड़ा था। पाकिस्तानी सेना ने अवैध रूप से कारगिल पर कब्जा किया था। हर साल 26 जुलाई को देश में कारगिल विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 26 जुलाई हर भारतीय के गर्व करने का दिन है, जब हमारे वीर योद्धाओं ने करगिल की सफेद बर्फ से ढकी पहाड़ी पर तिरंगा फहराया था। तब से लेकर हम हर साल 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस के तौर पर मनाते हैं। ये समारोह 3 दिन तक चलता है और इस दौरान शहीदों की शहादत को याद किया जाता है। जम्मू कश्मीर में द्रास युद्ध स्मारक में 19वां करगिल विजय दिवस समारोह आयोजित किया जा रहा है। देर शाम शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा इलाका रोशनी से नहा उठा। द्रास युद्ध स्मारक में वीरों को नमन करते हुए मोमबत्ती जलाकर याद किया गया। यहाँ लैंप कैंडल करने के लिए, पापा को श्रद्धांजलि देने के लिए और शांति के लिए। साल 1999 की गर्मियों में पाकिस्तानी सेना ने चुपके से नियंत्रण रेखा पार कर राष्ट्रीय राजमार्ग 1 से लगती टाइगर हिल, चोटी पॉइंट 4875, पॉइंट 4590, तोलोलिंग पहाड़ी पॉइंट 5140 और बटाली की जुबेर पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तानी स्पेशल सर्विस ग्रुप नॉर्दर्न लाइफ इन्फेंट्री के करीब 5000 सैनिक घुसपैठियों की भेष में भारतीय चौकियों पर जमे हुए थे। भारतीय सेना ने दुश्मनों को मार भगाने के लिए ऑपरेशन विजय को शुरू किया। भारतीय तोपों ने ऊंची पहाड़ियों पर बैठे दुश्मनों को अपने धमाकों से घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। आखिरकार 26 जुलाई 1999 को ही भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़कर कारगिल में तिरंगा फहराया था। जिस शौर्य और बहादुरी से भारतीय जांबाजों ने अपनी जान न्यौछावर कर दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए, देश उस पर गर्व महसूस करता है और उनकी शहादत को नमन करता है। पाकिस्तान में 11वें आम चुनाव की मतगणना जारी है। शुरुआती परिणाम में 272 में से 268 सीटों के नतीजे बताते हैं कि इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 112 सीटें लेकर पहले स्थान पर है, जबकि उसकी मुख्य प्रतिद्वंदी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज 65 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी 43 सीटों पर आगे चल रही है। PMLN के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने चुनाव नतीजों को पूरी तरह खारिज करते हुए चुनावों में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगाए हैं और उनकी पार्टी चुनाव परिणामों का बहिष्कार करती है। 11वें आम चुनाव के लिए कल मतदान हुआ था। मतदान के दौरान हुए आत्मघाती हमले और चुनाव से जुड़ी हिंसा में कम से कम 35 लोगों की मौत हो गई। ये मतदान पाकिस्तानी संसद के निचले सदन और 4 प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों के चुनाव के लिए हुआ था। कुल 372 सदस्यों वाली पाकिस्तान की राष्ट्रीय असेंबली में 272 सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाते हैं, जबकि बाकी सदस्यों का चुनाव 5% से अधिक वोट वाली पार्टियों के बीच आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अनधिकृत कॉलोनियों के संबंध में व्यापक सर्वे किए जाने के निर्देश देते हुए कहा है कि इन कॉलोनियों के अवैध निर्माणकर्ताओं को चिन्हित करते हुए इनकी सूची बनाई जाए। साथ ही इन निर्माणकर्ताओं से संबंधित अनधिकृत कॉलोनियों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाना सुनिश्चित किया जाए। यदि वे उनमें असफल होते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने ये निर्देश यहां शास्त्री भवन में अनधिकृत कॉलोनियों के विनियमितीकरण की गाइडलाइंस में संशोधन के प्रस्तुतिकरण के अवसर पर दिए। उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में हो चुके अवैध निर्माणों में बड़े पैमाने पर निवासियों द्वारा निजी पूंजी निवेश किया गया है। इसके बावजूद अभी तक वहां के निवासियों को मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, सड़क, सीवर, पेयजल आदि उपलब्ध नहीं है। नगरीय क्षेत्रों के निवासियों को ये सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि विकास प्राधिकरणों द्वारा इन अनधिकृत कॉलोनियों के उत्तरदायी निर्माणकर्ताओं से इन सुविधाओं को उपलब्ध कराए जाने पर जोर दिया जाए। मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए बिना हम सही मायने में आवास उपलब्ध कराने और शहरी नियोजन की योजनाओं को सफल नहीं बना सकते। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक लंबे अरसे से इन कॉलोनियों को विकसित होने दिया गया और मूलभूत सुविधाएं वहां के निवासियों को उपलब्ध नहीं कराई गईं। इसके लिए अवैध निर्माणकर्ताओं को चिन्हित करते हुए समाधान निकालना होगा। कार्रवाई करते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 212 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। साल 2011 से लेकर 2017 तक जिले में बालू खनन से पर्यावरण और रेल ट्रैक पर हुए नुकसान को लेकर भाजपा सांसद की शिकायत पर यह फैसला किया गया। ये जुर्माना इस अवैध कारोबार में लिप्त हाफिज अली उर्फ डॉक्टर पर किया गया है। प्रदेश सरकार को इस जुर्माने की वसूली पर पर्यावरण संरक्षण पर खर्च करने के लिए निर्देश दिया गया है। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में गोंडा के सांसद जी ने मुकदमा किया था और ये बात माननीय एनजीटी के संज्ञान में लाई थी कि गोंडा जनपद में अवैध खनन हो रहा है और यहाँ से काउंटर लग करके डिटेल गया था कि कौन लोग उसमें लिप्त हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी शायद टीम आई थी। और कल अदालत में पेशी के दौरान अदालत ने ये आदेश दिया है कि जो 43 लोग अवैध खनन में लिप्त पाए गए थे उनसे कुल 212 करोड़ रुपए की वसूली की जाए, इनकी परिसंपत्तियों की पहचान कर ली जाए और जैसे ही हमें आदेश प्राप्त होता है हम वसूली की कार्रवाई, सभी कार्रवाई एक साथ साइटेशन टू अपीयर, अरेस्ट ऑफ वारंट एंड कुर्की की प्रक्रिया एक साथ करेंगे। लखीमपुर खीरी की तहसील पलिया में स्थित हवाई पट्टी पर संजय कुमार राहत आयुक्त की अध्यक्षता में बाढ़ प्रभावित जनपदों के प्रशासनिक अधिकारियों को बाढ़ के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों में एयर ड्रॉपिंग, एयरलिफ्टिंग तथा एयरफोर्स का सहयोग किए जाने के संबंध में प्रदेश में प्रथम बार वायुसेना के साथ ओरिएंटेशन बैठक का आयोजन किया गया। बाढ़ की विभीषिका के समय प्रभावित व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना, राहत सामग्री, भोजन पैकेट्स, पानी के पैकेट्स और दवा शीघ्र पहुंचाने हेतु के संबंध में वायुसेना द्वारा मॉक ड्रिल का प्रदर्शन किया गया। उपस्थित अधिकारियों को एयर ड्रॉपिंग के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। प्रदेश का खादी एवं ग्रामोद्योग लगातार अपने उत्पादनों को बाजार के मुताबिक तैयार कर रहा है। खादी के वस्त्रों के डिजाइन अब निफ्ट के कुशल कारीगर तैयार कर रहे हैं और बाजार में इनकी मांग भी बहुत है। खादी ग्रामोद्योग लगभग 8 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है तथा कृषि से जुड़े हुए उत्पादों को बाजार में ला रहा है। आने वाले समय में खादी पूरे तरीके से बदल जाएगी। तकनीक में भी बदलाव किया जा रहा है। अमेजॉन जैसी कंपनी के साथ व्यवसाय को बढ़ाने के लिए करार किया गया है और दुनिया में भारत की खादी की बड़ी मांग है। खादी की क्वालिटी ठीक हो जाएगी तो यूथ का आइकॉन खादी हो जाएगी, जो हमने निफ्ट से जोड़ दिया है। निफ्ट रायबरेली से तो हमें नई डिजाइनिंग मिलेगी, नई डिजाइनिंग मिलेगी तो हमें मार्केटिंग में सुविधा होगी। और कल ही हमने तय किया है कि उत्तर प्रदेश में हम 10 खादी की प्रदर्शनियां लगाएंगे, जाकि जगह जगह जो खादी के उत्पादन करने वाले लोग हैं उन प्रदर्शनियों में अपने माल को ले आए और उनकी बिक्री हो। इतना ही नहीं कर रहे हैं, हम तो कुंभ के अवसर पर 1-1.5 महीने की प्रदर्शनी लगाने जा रहे हैं।
खादी के प्रचार प्रसार के लिए काम किया जा रहा है, जिससे गांव-गांव तक लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकें, गांव में पलायन रुके और खादी का उत्पादन कम लागत में अच्छा हो सके। इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं कि गांव में ही लोगों को रोजगार दे दें, गांव में ही वो मिर्च बनाए, अचार अपना उत्पाद बनाए। जैसे आंवले का काम है, हो सकता है, जैसे लोग खेती किसान मिर्ची उत्पादन करता है, हम बाहर बेच देते हैं, हम यहीं उनकी फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा लें, यहीं चिली सॉस बनाएं, हम बाहर ना भेजें। तमाम जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, उनके उत्पाद हैं कि हम इनका कॉमर्शियल यूज करके किसानों की आय भी दोगुनी कर सकते हैं, लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं, जो हमारी मार्केट की आवश्यकता है उसकी भी हम पूर्ति अपने प्रदेश के उत्पाद से कर सकते हैं। सेंसेक्स ने आज 37,000 के स्तर को पार करके इतिहास रच दिया। 4 दिनों से लगातार रिकॉर्ड स्तर बनाए रखने के बाद ये ऐतिहासिक आंकड़ा छुआ। आज शेयर बाजार की शुरुआती रिकॉर्ड हाई से हुई। सेंसेक्स की छलांग के साथ निफ्टी में भी नया रिकॉर्ड हाई बनाया है। निफ्टी 11,172.20 से पार निकल गया है। बदायूं पहुंची उत्तर प्रदेश विधानमंडल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति ने जिले में सभी अधूरे निर्माण कार्यों को जल्द पूरा किए जाने के निर्देश दिए हैं। जिले में कराए गए विकास कार्यों की गुणवत्ता परखने उत्तर प्रदेश विधानमंडल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति की 10 सदस्यीय टीम माननीय सदस्य विधानसभा और समिति के सभापति रामचंद्र यादव के नेतृत्व में बदायूं पहुंची। समिति में कई जनपदों के विधायक, विधान परिषद सदस्य और विधानसभा के अधिकारी थे। समिति के सभापति रामचंद्र यादव ने विकास भवन में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ जनपद में कराए गए विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के निर्माण में तेजी लगाकर जल्द से इसे जनता के लिए चालू करने के निर्देश दिए। साथ ही राजकीय निर्माण निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द ही बदायूं मथुरा बाईपास का बचा हुआ कार्य पूरा करके चालू करें। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप सौभाग्य योजना में हर घर में बिजली पहुंचाने के लिए भ्रमण कार्यक्रम 23 तारीख से शाहजहांपुर शुरू हुआ है। शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत और बदायूं, इन 4 जिलों में समिति में अपने उन बहुत सारे जो निगम हैं जिनके द्वारा विकास कार्यों में रुचि लेके काम किया जा रहा है, उन्हीं निगमों के कामों की सभी जनपदों पे जिलाधिकारी के साथ समन्वय करके समीक्षा की गई है और प्रयास किया गया है कि उस जनपद के जनप्रतिनिधियों को साथ में लेकर के जो विकास की सरकार की मंशा है उस विकास की गति को धार दें हम लोग। बुलंदशहर जिले के गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र की मिट्टी वैसे तो अपने आप ही बहुत उपजाऊ थी, लेकिन रासायनिक खादों के प्रयोग के चलते धीरे धीरे जमीन की उर्वरता नष्ट होने लगी। इसका प्रमुख कारण था जमीन में मिट्टी की आवश्यकता के अनुसार रासायनिक खाद का न प्रयोग किए जाना। लेकिन भारत सरकार की सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना ने किसानों को मिट्टी की उर्वरता और उसमें रासायनिक खाद की आवश्यकता की जानकारी उपलब्ध कराई, जिसके चलते किसानों को अपनी मिट्टी के तत्वों की जानकारी मिली। मिट्टी की जांच सरकारी प्रयोगशाला में की जाती है। प्रयोगशाला 2 प्रकार की है, जिसमें नाइट्रोजन, पोटाश, जिंक, फॉस्फेट आदि केमिकल की जांच होती है। यहाँ प्रयोगशाला में 12 एलिमेंट्स के टेस्टिंग होते हैं, जो पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ ओसी ऑर्गेनिक कार्बन का एनालिसिस करते हैं, पोटाश का एनालिसिस करते हैं और फास्फेट का एनालिसिस करते हैं, और हमारे यहाँ पीएच का होता है, और इसमें हम सल्फर का भी करते हैं, और हम सूक्ष्म तत्व का इसके अलावा सूक्ष्म तत्व का एनालिसिस करते हैं, जिसमें हमारा जिंक है, फास्फेट है और कॉपर्स है और मैंगनीज। हम इस सबका एनालिसिस करके जो हम स्वास्थ्य कार्ड बनाते हैं, स्वास्थ्य कार्ड में जो रिपोर्ट आती है, स्वास्थ्य कार्ड तैयार करते हैं, और स्वास्थ्य कार्ड तैयार करने के बाद में हम किसान को बिक्री करते हैं। किसानों के खेत में 2 से 2.5 हेक्टेयर के ग्रिड बनाकर मिट्टी के पूरे खेत में 20 नमूने लेकर नमूने तैयार किए जाते हैं। जिस किसान के रकबे की मिट्टी होती है उसका नाम और टैग जांच को भेजा जाता है। किसानों से जाना कि क्या है सॉइल हेल्थ कार्ड योजना, तो उनका कहना था 6-7 जगह से लेते हैं। जैसे एक खेत है उसमें से 6-7 जगह से सैंपल लेते हैं, ऊपर की 2-3 इंच मिट्टी हटा के, और उसके नीचे की मिट्टी का सैंपल लेते हैं, बारीक बनाते हैं।
मिट्टी तो कितनी भी ले सकते हो आप, 1 किलो 2 किलो 3 किलो, लेकिन वो छट करके थोड़ी सी रह जाती है। करीब मान के चलो 1 एकड़ में करीब 10 जगह गट्टा, काफ़ी फायदा हुआ है, लागत कम आ रही है और लागत भी घटी है। और इन्हीं के हिसाब से हमने जिस चीज़ की कमी होती है ज़मीन में वो चीज़ लगाई है। मिट्टी के अंदर सबसे ज़्यादा जीवांश कार्बन की कमी आई है लगातार केमिकल फर्टिलाइजर लगाने की वजह से, और उसमें हमारी पोटास है वो भी पोटास मीडियम में आई है, मध्यम स्तर में आ रही है, और हमारा फास्फेट है वो भी हमारा लो कंडीशन में आ रहा, जो निम्न स्तर में है। और जिंक है, जिंक भी हमारा मीडियम स्तर में है, जो कि सफिशेंट नहीं है, जो कि हमारा सफिशेंट होना चाहिए। और कॉपर है वो सफिशेंट है, लेकिन फेरस है, फेरस भी है वो हमारा मध्यम स्तर में है, और मैंगनीज है वो भी मध्यम स्तर में आ रहा है। यही हम पोषक तत्वों की जाँच करते हैं लैब में। और एक और 2 है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, पीसी है और पीएच है, हम इन पोषक तत्वों का एनालिसिस करते हैं। जनपद में वर्ष 2017-2018 में 43,650 नमूने का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन लक्ष्य के विपरीत 44,149 नमूने एकत्र किए गए। विभाग का मानना है कि एक नमूने में औसतन 5 किसान की मिट्टी के नमूने आ जाते हैं। इस तरह लगभग 2 लाख से ऊपर किसानों की मिट्टी के नमूने लिए गए। पिछले वर्ष 1,41,530 कार्ड किसानों को वितरित किए गए। चालू वर्ष में 47,224 नमूने लेने का लक्ष्य दिया गया है, जिसके सापेक्ष लगभग 40,000 नमूने ले लिए गए हैं और शेष को लेकर कार्य चल रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत गरीबों के सर पर छत देने का बड़ा काम किया। श्रावस्ती जनपद में जमुनहा के रानी सीर गांव में जहां एक मुस्लिम परिवार जो अपनी गरीबी में बिताए हुए दिनों को नहीं भूल रहा है, उस परिवार ने बिना आवास के अपना जीवन कैसे बिताया ये सोचकर आज भी कांप जाता है। घर के बारे में तो कभी उसने सोचा ही नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री आवास उसे मिला। अब मकान की तो चिंता खत्म हो गई, अब हम अपने बच्चों को बचे हुए पैसों से अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। हमारी अम्मा के नाम से आवास है, उसी आवास में हम लोग रहते हैं। पहले फूस में रहते थे, कब बरसात होती थी कब ठंडी आती थी, बड़ी दिक्कत रहा, लेकिन प्रधानमंत्री का लाख लाख एहसान है, हम लोग आवास पाए गए। उसी आवास में आराम से रहते हैं, खूब उनका शुक्रगुजार है। वहीं राजापुर पुरैना गांव का रहने वाला दोनों पैरों से विकलांग कमलेश बताता है कि हमारे पिता कुछ साल पहले किसी कारण दिमागी बीमारी से घर छोड़कर चले गए। उनका कुछ पता नहीं चला, परिवार का बोझ हमारे कंधों पर आ गया, लेकिन पैरों से मजबूर होने के कारण हम परिवार चलाने में मजबूर थे। लेकिन मजबूरी में गांव के लोगों के मोबाइल बनाने लगे और 20-50 कमाकर घर चलाने का प्रयास करते, लेकिन मजबूर थे। घर तो हमारे लिए सपना था, लेकिन इस सपने को देखा मैंने था और पूरा हमारे प्रधानमंत्री ने किया और हमको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ दिया। आज हमारे पास भी आवास है। प्रधानमंत्री ने दिया आवास और इतना हमारे पास पैसा नहीं था कि मैं बनवा सकूं। और पहले ये ऐसे जीवन काटते थे फूस में, जो बारिश होती थी तो टपकने लगता था, फिर उसके बाद उठ के बैठ जाते थे सब लोग, पूरे परिवार लोग। सुखदेई का मतलब दूसरों को सुख देने वाली। अपने पति के बिना छोटे से बच्चों को सहारा देती रही, बिना फूस और चारों तरफ कच्ची दीवारों के शेर खुले आसमान के नीचे, दिन की धूप और रात की ओस, जाड़े में कड़ाके की ठंड और बरसात में भयंकर बारिश, मानो सुखदेई का यही जीवन था। लेकिन ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी के सहयोग से सुखदेई को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ दिया गया, जिससे उसका कच्चे मकान से पक्का मकान बना। आज सुखदेई अपना जीवन पक्के मकान में गुजर कर रही है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। गरीबी रहा बताई तो है, और फुसहा मड़ैया बना रहा है। 66वीं अखिल भारतीय रेलवे टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2018-19 का समापन आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना रायबरेली के गोमती इंडोर स्टेडियम में हुआ। 5 दिवसीय चैंपियनशिप टूर्नामेंट में रेलवे के विभिन्न क्षेत्रीय उत्पादन इकाई के 16 पुरुष और 5 महिला टीमों के 120 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में टीम स्पर्धा के पुरुष वर्ग में दक्षिण पूर्व रेलवे ने दक्षिण रेलवे को हराकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं महिला वर्ग में उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे ने मध्य रेलवे को हराकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। एकल स्पर्धा
कि पुरुष वर्ग में दक्षिण पूर्व रेलवे के अनिर्बेन घोष ने दक्षिण पूर्व रेलवे को 4-1 से हराकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं महिला एकल वर्ग में उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे की सागरिका मुखर्जी ने दक्षिण पूर्व रेलवे की आनंदिता चक्रवर्ती को 4-0 से हराकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। पुरस्कार वितरण मुख्य अतिथि चीफ मटेरियल मैनेजर R.K. मीणा के द्वारा किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए श्री मीणा ने कहा कि हमारी भारतीय रेल की टीम देश ही नहीं विदेशों में भी अच्छा परफॉर्मेंस करती है। हम तरह तरह के टूर्नामेंटों का आयोजन समय समय पर करते रहते हैं ताकि इनके खेल में निखार आए, जिससे ये भारतीय रेल के साथ ही देश का नाम भी गौरवान्वित करें। सबको हुनर सबको काम देने की मंशा से प्रधानमंत्री ने कौशल विकास मिशन योजना के तहत बेरोजगारी को मात देने की परिकल्पना की थी। इस योजना से लोगों ने किस तरह से फायदा उठाया और कैसे अपने आप को रोजगार से जोड़ा, देखिए इटावा की एक विशेष रिपोर्ट। कौशल विकास मिशन सरकार की योजनाओं में बेरोजगारों को तकनीकी प्रशिक्षण देने की योजना है। इससे बेरोजगार लोग अपना व्यवसाय कर धन अर्जित कर अपने पैरों पर खड़े होकर समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का एक मौका मिलता है। युवाओं को आवश्यकता अनुसार कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इटावा जनपद में 13 केंद्र स्थापित हैं। प्रशिक्षण के लिए सरकारी और गैर सरकारी केंद्र खोले गए हैं। सिलाई, इलेक्ट्रिक उपकरणों की रिपेयरिंग और स्वरोजगार से संबंधित प्रशिक्षण से बेरोजगार अपना व्यवसाय या नौकरी कर रोजगार को अपना रहे हैं। ऐसे ही पुरुषों ने भी स्वरोजगार के लिए तकनीकी प्रशिक्षण लेते देखे गए। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, आगरा, सहारनपुर से जुड़े इलाकों में भारी वर्षा की संभावना बताई गई है। कल दिन भर राजधानी लखनऊ सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश होती रही। कल का अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कानपुर का 32.4 डिग्री, इलाहाबाद का 29.8 डिग्री, गोरखपुर का 32.7, वाराणसी का 29.1 डिग्री, आगरा का 31.2 डिग्री, बरेली का 33.1 और झांसी का तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफ्रीकी देशों की अंतिम यात्रा के चरण में पहुंचे दक्षिण अफ्रीका जोहानिसबर्ग में 10वें ब्रिक्स सम्मेलन को करेंगे संबोधित। दक्षिण अफ्रीका, चीन और रूस के राष्ट्रपति से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। 19वां कारगिल विजय दिवस आज। कृतज्ञ राष्ट्र वीर सपूतों को कर रहा है याद। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने शहीदों को किया नमन। अवैध खनन पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का बड़ा फैसला। गोंडा में अवैध खनन करने वालों पर 212 करोड़ का जुर्माना। पाकिस्तान आम चुनाव में तहरीक-ए-इंसाफ बनी सबसे बड़ी पार्टी। देश की अगली कमान हो सकती है इमरान खान के हाथों में। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।